हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपको एक नई मोटिवेशनल स्पीच सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हमारे महान क्रांतिकारी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अनसुनी कहानी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। भारत के महान राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन कहानी। अटल बिहारी वाजपेयी एक महान राजनैतिक शख्सियत थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति में न सिर्फ अपने नाम का सिक्का चलाया, बल्कि अपनी पार्टी को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। वाजपेयी जी ने बीजेपी पार्टी को अपनी योग्यता, काबिलियत और सूझबूझ के चलते एक नए मुकाम तक पहुंचाया। वहीं जब संसद में बीजेपी अपना अस्तित्व लगभग खो चुकी थी, उस दौरान वाजपेयी जी ने बिखर रही सरकार को फिर से खड़ा किया और दोबारा सरकार बनाई। राजनीति के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। 50 सालों तक राजनीति में अपनी धाक जमाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे ज्यादा आदर्शवादी और प्रशंसनीय नेता थे। एक पार्टी बनाना, पार्टी को 2 से 200 तक के आंकड़े पर पहुंचाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में खुद की जमानत बचाने से लेकर बिखर रही सरकार को बचाना और जनता का समर्थन लेकर पार्टी को फिर से आसमान तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन वाजपेयी ने लोकतंत्र की ललाट पर अपने विजय की कहानी खुद लिखी है। तो आइए जानते हैं भारत के इस महान राजनेता के जीवन के बारे में, जिन्होंने लोकतंत्र की ललाट पर अपने महाविजय की गाथा लिखी है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। नेम अटल बिहारी वाजपेयी। जन्म बर्थडे 25 दिसंबर 1924। पिता का नाम फादर नेम कृष्णा बिहारी वाजपेयी। माता का नाम मदर नेम कृष्णा देवी। पत्नी वाइफ नेम अविवाहित। बेटी डॉटर नमिता नमिता भट्टाचार्य। शिक्षा एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन। मृत्यु डेथ 16 अगस्त 2018 एज 93। सम्मान अवार्ड्स पद्म विभूषण, लोकमान्य तिलक अवार्ड, पंडित गोविंद वल्लभ पंत अवार्ड, बेस्ट सांसद अवार्ड, भारत रत्न। अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ। उनके पिता का नाम कृष्णा बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा देवी था। उनके पिता कृष्णा बिहारी वाजपेयी अपने गांव के महान कवि और एक स्कूल मास्टर थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्वालियर के 12 गोरखी के गोरखी ग्राम की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की थी। बाद में वे शिक्षा प्राप्त करने ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेज, अभी लक्ष्मी बाई कॉलेज गए और हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में डिस्टिंक्शन से पास हुए। उन्होंने कानपुर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एम.ए. में पूरा किया। इसके लिए उन्हें फर्स्ट क्लास डिग्री से भी सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक सफर। ग्वालियर के आर्य कुमार सभा से उन्होंने राजनीतिक काम करना शुरू किए। वे उस समय आर्य समाज की युवा शक्ति माने जाते थे और 1944 में वे उसके जनरल सेक्रेटरी भी बने। 1939 में एक स्वयंसेवक की तरह वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में शामिल हो गए और वह बाबा साहेब आप्टे से प्रभावित होकर उन्होंने 1940-44 के दरमियान आरएसएस प्रशिक्षण कैंप में प्रशिक्षण लिया और 1947 में आरएसएस के फुल टाइम वर्कर बन गए। विभाजन के बीज फैलने की वजह से उन्होंने लॉ की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और प्रचारक के रूप में उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा गया और जल्द ही वे दीनदयाल उपाध्याय के साथ राष्ट्रधर्म, हिंदी मासिक पंचन्य, हिंदी साप्ताहिक और दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे अखबारों के लिए काम करने लगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आज़ाद भारत की राजनीति का वो चमकता सितारा हैं, जिन्होंने राजनीति के हर दौर को रोशन किया है। एक दौर था जब वाजपेयी बोला करते थे, तब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मुग्ध होकर सुना करते थे। एक दौर आया जब वाजपेयी भारत के विदेश मंत्री बने। बीजेपी संसद में अपना अस्तित्व करीब करीब खो चुकी थी। तब वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी का झंडा देश के सिंहासन पर लहराया। कौन भूल सकता है 13 दिनों की सरकार को बचाने की नाकाम कोशिशों के बावजूद भी वाजपेयी की जोरदार तरकीब। वहीं संसद की दीवारों में अटल की यादें आज भी ताज़ा हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के सिर्फ एक नेता ही नहीं हैं, वे भारतीय लोकतंत्र के सिर्फ एक प्रधानमंत्री भी नहीं है। अटल भारतीय शासन की सिर्फ शख्सियत नहीं है,
बल्कि वो भारत के वो रत्न हैं जिन्होंने राजनीति के इतिहास में एक अमिट कहानी लिखी है। वाजपेयी एक विरासत हैं, एक ऐसी विरासत जिनके इर्द गिर्द भारतीय राजनीति का पूरा सिलसिला चलता है। और ये सिलसिला 1957 से शुरू हुआ जब उन्होंने पहली बार भारतीय संसद में दस्तक दी थी। जब आज़ाद हिंदुस्तान के दूसरे आम चुनाव हुए, जब वाजपेयी भारतीय जनसंघ के टिकट से 3 जगह से खड़े हुए थे। मथुरा में जमानत जब्त हो गई, लखनऊ से भी वे हार गए, लेकिन बलरामपुर में उन्हें जनता ने अपना सांसद चुना। और यही उनके अगले 5 दशकों के संसदीय करियर की शुरुआत थी। आपको बताते चलें कि 1968 से 1973 तक वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे। मोरारजी देसाई के कैबिनेट में वे एक्सटर्नल अफेयर, बाहरी घटना, विवाद मंत्री भी रह चुके हैं। विपक्षी पार्टियों के अपने दूसरे साथियों की तरह उन्हें भी आपातकाल के दौरान जेल भेजा गया। 1977 में जनता पार्टी सरकार में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया और वो इसे अपने जीवन का अब तक का सबसे बेहतरीन पल बताते हैं। 1980 में वो बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे। 1980 से 1986 तक वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे और इस दौरान वो बीजेपी संसदीय दल के नेता भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अब तक 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। खासतौर से 1984 में जब वो ग्वालियर में कांग्रेस के माधवराव सिंधिया से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 1962 से 1967 और 1986 में वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1996 में देश में परिवर्तन की बयार चली और बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली और अटल जी ने पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। हालांकि उनकी यह सरकार महज 13 दिन ही चली, लेकिन 1998 के आम चुनावों में फिर वाजपेयी जी ने सहयोगी पार्टियों के साथ लोकसभा में अपने गठबंधन का बहुमत सिद्ध किया और इस तरह एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। अटल जी के इस कार्यकाल में भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। इन्होंने पाकिस्तान के साथ कश्मीर विवाद सुलझाने, आपसी व्यापार एवं भाईचारा बढ़ाने को लेकर कई प्रयास किए, लेकिन 13 महीने के कार्यकाल के बाद इनकी सरकार राजनीतिक षड्यंत्र के चलते महज एक वोट से अल्पमत में आ गई, जिसके बाद अटल बिहारी जी ने राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दिया और अपने भाषण में कहा कि जिस सरकार को बचाने के लिए असंवैधानिक कदम उठाने पड़े उसे वो चिमटे से छूना पसंद नहीं करेंगे। इसके बाद 1999 के आम चुनाव से पहले बतौर कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कारगिल में पाकिस्तान को उसके नापाक कारगुजारियों का करारा जवाब दिया और भारत कारगिल युद्ध में विजयी हुआ। कालांतर में आम चुनाव हुए और जनता के समर्थन से अटल जी ने सरकार बनाई। प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी क्षमता का बड़ा ही समर्थ परिचय दिया। अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तिगत जीवन। अटल बिहारी वाजपेयी मैरिज एंड फैमिली। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की, वे जीवन भर कुंवारे ही रहे। लेकिन वाजपेयी ने एक लड़की नमिता को गोद लिया। नमिता को भारतीय डांस और म्यूजिक में काफ़ी रुचि है। नमिता को प्रकृति से भी काफ़ी लगाव है। प्रभावशाली वक्ता और महान कवि के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी जी एक महान राजनेता तो थे ही, इसके साथ ही वे एक महान कवि और प्रभावशाली वक्ता भी थे, जिनके अंदर अपनी अद्भुत वाक शैली से दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता विद्यमान थी। भारतीय राजनीति पर अपनी अमिट छवि छोड़ने वाले अटल बिहारी जी 50 सालों की अपनी राजनीति में अक्सर अपनी कविता और व्यंग्य से सभी को आश्चर्यचकित करते रहते हैं। वाजपेयी जी ने कई कविताएं और रचनाएं भी लिखी हैं। उनकी रचनाएं पाठकों के मन में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। उनके आधार दिए गए भाषणों अटल बिहारी वाजपेयी स्पीच से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी काफ़ी प्रभावित थे। वे भी उनके भाषणों को मंत्रमुग्ध होकर सुना करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन। भारत के महान राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 16 अगस्त साल 2018 में दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली थी। उनकी मौत का कारण यूरिन, सीने और किडनी में भयंकर इन्फेक्शन का होना बताया जाता है। वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में काफ़ी बीमार रहने लगे थे। साल 2009 में वे ब्रेन स्ट्रोक का भी शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी सोचने समझने की शक्ति पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ा था और वे डिमेंशिया नामक बीमारी से ग्रसित हो गए थे।
उनकी मौत पर पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि दी और साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके निधन पर लगभग 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। 7 दिनों तक अटल जी के सम्मान में एवं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देने के लिए देश का झंडे को आधा झुकाया गया एवं केंद्र सरकार के ऑफिस में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों को हाफ डे की छुट्टी भी दी गई थी। इसके अलावा कई राज्यों की सरकारों ने राजकीय शोक भी घोषित किया था, जबकि हिमाचल सरकार ने अपने प्रदेश के स्कूलों की 2 दिन तक छुट्टी रखी। इससे ही आधी सदी राजनीति में रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के महान एवं प्रभावशाली छवि का अंदाजा लगाया जा सकता है। वाजपेयी उनकी कविताओं के बारे में कहते हैं कि मेरी कविताएं मतलब युद्ध की घोषणा करने जैसी है, जिसमें हारने का कोई डर न हो। मेरी कविताओं में सैनिक को हार का डर नहीं बल्कि जीत की चाह होगी। मेरी कविताओं में डर की आवाज नहीं बल्कि जीत की गूंज होगी। अटल बिहारी वाजपेयी के अवार्ड। अटल जी को देश विदेश में अब तक अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 1992 पद्म विभूषण, 1993 डी. लिट डॉक्टरेट इन लिटरेचर कानपुर यूनिवर्सिटी, 1994 लोकमान्य तिलक पुरस्कार, 1994 बेस्ट संसद व्यक्ति का पुरस्कार, 1994 भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत अवार्ड, 2015 भारत रत्न। 25 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया घोषणा की गई थी। उन्हें सम्मान देते हुए भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी खुद 27 मार्च 2015 को उनके घर में उन्हें वह पुरस्कार देने गए थे। उनका जन्मदिन 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। 2015 लिबरेशन वॉर अवार्ड बांग्लादेश मुक्तियुद्धोत्सव। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बुक्स। अटल बिहारी वाज मेमटीना दशका 1992। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चुने हुए भाषण 2000। वैल्यू विजन और वसेज ऑफ वाजपेयी इंडिया मैन ऑफ डेस्टिनी 2001। इंडिया स फॉरेन पॉलिसी न्यू डायमेंशन 1977। असम समस्या 1981। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताएं। अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ कविताएं। कदम मिलाकर चलना होगा, गीत नहीं गाता हूँ, हरी हरी धूप पर दूध में दरार पड़ गई, झुक नहीं सकते, मेरी 51 कविताएं। मेरी 51 कविताएं। यह अटल बिहारी वाजपेयी का बहुचर्चित काव्य संग्रह है। 21 पोएम्स यह उनका का दूसरा काव्य संग्रह है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार। आप दोस्तों को बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसियों को नहीं। टूट सकते हैं मगर कभी झुक नहीं सकते। मेरे पास ना दादा परदादा की दौलत है और ना बाप की, मेरे पास मेरी माँ का आशीर्वाद है। पड़ोसी कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, हमने कहा कि चुटकी तो बज सकती है। हार और जीत जिंदगी का एक हिस्सा है जिसे समानता के साथ देखा जाना चाहिए। भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत की राजनीति का वो चमकता सितारा थे जिन्होंने भारतीय राजनीति के हर दौर को अपनी काबिलियत और दूरदृष्टिता के चलते रोशन किया है। उन्होंने लगभग आधी सदी तक भारतीय राजनीति में अपना अस्तित्व जमा कर रखा और सांसद से लेकर प्रधानमंत्री बनने का रोमांचक सफर तय किया। अपने इस सफर के दौरान प्रभावशाली राजनेता के रूप में देश का नेतृत्व किया और हर परिस्थिति में मजबूती के साथ जनता के साथ खड़े रहे। उन्होंने भारतीय राजनीति के इतिहास में अपनी विजय की कहानी खुद लिखी है और राजनीति में अपना अमिट प्रभाव छोड़ा है। अटल जी जैसे महान शख्सियत से हर राजनेता एवं आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेने का जरूरत है। अटल जी अधारा भारतीय राजनीति में किए गए महत्वपूर्ण योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। अटल बिहारी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि एवं कोटि कोटि नमन। अटल बिहारी वाजपेयी के 10 फैसले जिनके आईने में इतिहास उन्हें तौलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जीवित होते तो 95 साल के हो गए होते। हालांकि वे अब नहीं हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी भारतीय राजनीति में हमेशा रहेगी। 16 अगस्त 2018 को वाजपेयी का निधन हो गया था। उनके गुजरने के कुछ महीने बाद अब उनके जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी व्यापक तौर पर मना रही है।
केंद्र सरकार ने इस मौके पर वाजपेयी की तस्वीर वाला 100 रुपये का सिक्का भी जारी किया है। बतौर राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी हर मुमकिन ऊंचाई तक पहुंचे। वे प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे। कभी महज 2 सीटों वाली पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की उपलब्धि केवल अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय राजनीति में सहज स्वीकार्यता के बूते की बात थी, जिसे भांपते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लालकृष्ण आडवाणी को पीछे रखकर वाजपेयी को आगे बढ़ाना पड़ा था। वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, पहले 13 दिन तक, फिर 13 महीने तक और उसके बाद 1999 से 2004 तक का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। इस दौरान उन्होंने ये साबित किया कि देश में गठबंधन सरकारों को भी सफलता से चलाया जा सकता है। जाहिर है कि जब वाजपेयी स्थिर सरकार के मुखिया बने तो उन्होंने ऐसे कई बड़े फैसले लिए जिसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वाजपेयी की कुशलता ही कही जाएगी कि उन्होंने एक तरह से दक्षिणपंथ की राजनीति को भारतीय जनमानस में इस तरह रचा बसा दिया जिसके चलते एक दशक बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो बहुमत हासिल कर दिखाया जिसकी एक समय में कल्पना भी नहीं की जाती थी। एक नज़र बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उन फैसलों की जिसका असर लंबे समय तक भारतीय राजनीति में नजर आता रहेगा। 1. भारत को जोड़ने की योजना। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी के जिस काम को सबसे ज्यादा अहम माना जा सकता है वो सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना है। उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू की। साथ ही ग्रामीण अंचलों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की। उनके इस फैसले ने देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी। हालांकि उनकी सरकार के दौरान ही भारतीय स्तर पर नदियों को जोड़ने की योजना का खाका भी बना था। उन्होंने 2003 में सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। हालांकि जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने काफी विरोध किया था। 2. निजीकरण को बढ़ावा विनिवेश की शुरुआत। वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान देश में निजीकरण को उस रफ्तार तक बढ़ाया गया जहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची। वाजपेयी की इस रणनीति के पीछे कॉर्पोरेट समूहों की बीजेपी से सांठगांठ रही होगी। हालांकि उस दौर में इसे उनके नज़दीकी रहे प्रमोद महाजन की सोच का असर भी माना गया था। वाजपेयी ने 1999 में अपनी सरकार में विनिवेश मंत्रालय के तौर पर एक अनोखा मंत्रालय का गठन किया था। इसके मंत्री अरुण शौरी बनाए गए थे। शौरी के मंत्रालय ने वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत एल्यूमिनियम कंपनी, बाल्को, हिंदुस्तान जिंक, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू की थी। इतना ही नहीं, वाजपेयी से पहले देश में बीमा का क्षेत्र सरकारी कंपनियों के हवाले ही था, लेकिन वाजपेयी सरकार ने इसमें विदेशी निवेश के रास्ते खोले। उन्होंने बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा को 26% तक किया था, जिसे 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने बढ़ाकर 49% तक कर दिया। इन कंपनियों के निजीकरण से नियुक्तियों में आरक्षण की बाध्यता भी खत्म हो गई। बतौर प्रधानमंत्री वाजपेयी के निजीकरण को बढ़ाने वाले इस कदम की आज भी खूब आलोचना होती है। आलोचना करने वालों के मुताबिक निजीकरण से कंपनियों ने मुनाफे को ही अपना उद्देश्य बना लिया। हालांकि बाजार के दखल के हरकारे लगाने वालों के लिए इससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलनी शुरू हुई, लेकिन इन सेक्टर में काम करने वालों के लिए ये बदलाव मुफीद नहीं रहा। ध्यान रहे, सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की स्कीम को वाजपेयी सरकार ने ही खत्म किया था, लेकिन उन्होंने जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले पेंशन की सुविधा को नहीं बदला था। 3. संचार क्रांति का दूसरा चरण। भारत में संचार क्रांति का जनक भले राजीव गांधी और उनके नियुक्त किए गए सैम पित्रोदा को माना जाता हो, लेकिन उसे आम लोगों तक पहुंचाने का काम वाजपेयी सरकार ने ही किया था। 1999 में वाजपेयी ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के एकाधिकार को खत्म करते हुए नई टेलीकॉम नीति लागू की। इसके पीछे भी प्रमोद महाजन का दिमाग बताया गया। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के जरिए लोगों को सस्ती दरों पर फ़ोन कॉल्स करने का फ़ायदा मिला और बाद में सस्ती मोबाइल फ़ोन का दौर शुरू हुआ। हालांकि नई टेलीकॉम नीति के तहत वो दुनिया खुली थी जिसका एक रूप 2G घोटाले के रूप में यूपीए कार्यकाल में सामने आया था। 4. सर्व शिक्षा अभियान।
6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान वाजपेयी के कार्यकाल में ही शुरू किया गया था। 2001 में उन्होंने ये स्कीम लागू की, जिसके चलते बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी दर्ज की गई। 2000 में जहां 40% बच्चे ड्रॉप आउट्स होते थे, उनकी संख्या 2005 आते आते 10% के आसपास आ गई थी। इस मिशन से वाजपेयी के लगाव का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्कीम को प्रमोट करने वाली थीम लाइन "स्कूल चले हम" खुद से लिखा था। 5. पोखरण का परीक्षण। मई 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। ये 1974 के बाद भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। वाजपेयी ने परीक्षण ये दिखाने के लिए किया था कि भारत परमाणु संपन्न देश है। हालांकि उनके आलोचक इस परीक्षण की ज़रूरत पर सवाल उठाते रहे हैं, क्योंकि जवाब के तौर पर पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया था। प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय ने आउटलुक के 5 अगस्त 1998 के अंक में परमाणु परीक्षण की आलोचना करते हुए द एंड ऑफ इमेजिनेशन नाम से एक लंबा आर्टिकल लिखा था। इसमें अरुंधति राय ने लिखा था, अगर परमाणु युद्ध होता है तो यह एक देश का दूसरे देश के खिलाफ युद्ध नहीं होगा। हमारा दुश्मन ना तो चीन होगा ना ही अमेरिका। हमारी दुश्मन पृथ्वी होगी। उसके तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। उनका आक्रोश हमारे लिए बेहद खतरनाक होगा। वैसे ये वो दौर था जब विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ये मांग की थी कि पोखरण की रेत को पूरे भारत में प्रसाद के तौर पर बांटा जाए। इसका जिक्र करते हुए अरुंधति राय ने लिखा था, ये लोग देश भर में कैंसर की यात्रा चाहते हैं क्या? इस परीक्षण के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और कई पश्चिमी देशों ने आर्थिक पाबंदी लगा दी थी, लेकिन वाजपेयी की कूटनीति कौशल का कमाल था कि 2001 के आते आते ज़्यादातर देशों ने सारी पाबंदियां हटा ली थीं। 6. लाहौर आगरा समिट और करगिल कंधार की नाकामी। प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्तों को सुधारने की कवायद को तेज किया था। उन्होंने फरवरी 1999 में दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की थी। पहली बस सेवा से वे खुद लाहौर गए और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मिलकर लाहौर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। ये कदम उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल में किया था। इतना ही नहीं, वाजपेयी अपनी इस लाहौर यात्रा के दौरान मीनार-ए-पाकिस्तान भी गए। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से पाकिस्तान के अस्तित्व को नकारता रहा था और अखंड भारत की बात करता रहा था। वाजपेयी का मीनार-ए-पाकिस्तान जाना एक तरह से पाकिस्तान की संप्रभुता को संघ की ओर से भी स्वीकार किए जाने का संकेत माना गया। ये बात दीगर है कि तब तक भारत का कोई कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी मीनार-ए-पाकिस्तान जाने का साहस नहीं जुटा पाए थे। मीनार-ए-पाकिस्तान वो जगह है जहां पाकिस्तान को बनाने का प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को पास किया गया था। मीनार-ए-पाकिस्तान जाकर वाजपेयी ने कहा था कि मुझे काफ़ी कुछ कहा गया है, लेकिन मुझे उसमें कोई लॉजिक नज़र नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ आना चाहता था। मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अस्तित्व को मेरे स्टाम्प की ज़रूरत नहीं है। मुझसे अगर भारत में सवाल पूछे गए तो मैं वहाँ भी जवाब दूंगा। वरिष्ठ पत्रकार किंगसुक नाग ने वाजपेयी पर लिखी पुस्तक ऑल सीजन्ड मैन में लिखा है कि उनसे तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि अब तो वाजपेयी जी पाकिस्तान में भी चुनाव लड़े तो जीत जाएंगे। हालांकि इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने करगिल में भारतीय सीमा में घुसपैठ कर ली। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों को उनकी जगह वापस पहुंचाने के लिए 2 महीने तक संघर्ष चला। इस संघर्ष में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत की तरफ से 500 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये पहला मौका था जब पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सीमा के अंदर आकर आक्रमण किया था। इसको लेकर वाजपेयी की आलोचना होती रही। इसके बाद एक बड़ी नाकामी वाजपेयी को कंधार हाईजैक मसले के दौरान भी हुई। 24 दिसंबर को पाकिस्तान स्थित चरमपंथी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के लोगों ने IC-814 विमान का अपहरण कर लिया था। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इस विमान में 176 यात्री और चालक दल के 15 लोग सवार थे। भारतीय सीमा में इस विमान का अपहरण कर लिया गया और अपहरणकर्ता इस विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले गए। इन लोगों ने भारत सरकार से 3 चरमपंथी मुश्ताक अहमद जरगर,
अहमद ओमार सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर को रिहा करने की मांग की। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह इन चरमपंथियों को लेकर कंधार गए और यात्रियों को रिहा कराया। ये कहा जाता रहा है कि वाजपेयी सरकार ने आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, लेकिन कंधार संकट को नज़दीक से देखने वाले और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुल्लत ने कई बार इस बात को दोहराया है कि तब दिल्ली में सरकार के स्तर पर इस मामले को ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया गया। इसके बाद पाकिस्तान की कमान परवेज़ मुशर्रफ के हाथों में आ गई। वाजपेयी ने तब भी रिश्ते को सुधारने के लिए बातचीत को तरजीह दी। आगरा में दोनों नेताओं के बीच हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई भी, हालांकि ये बातचीत नाकाम हो गई थी। 7. पोटा कानून। प्रधानमंत्री के तौर पर यह वाजपेयी के पूर्ण कार्यकाल का दौर था जब 13 दिसंबर 2001 को 5 चरमपंथियों ने भारतीय संसद पर हमला कर दिया। ये भारतीय संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। इस हमले में भारत के किसी नेता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन 5 चरमपंथी और कई सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। इससे पहले 9 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टॉवर सबसे भयावह आतंकी हमला हो चुका था। इन सब को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी और वाजपेयी सरकार ने पोटा कानून बनाया। ये बेहद सख्त आतंकवाद निरोधी कानून था, जिसे 1995 के टाडा कानून के मुकाबले बेहद कड़ा माना गया था। हालांकि इस कानून के बनने के बाद ही इसको लेकर आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया कि इसके जरिए सरकार विरोधियों को निशाना बना रही है। महज 2 साल के अंदर इस कानून के तहत 800 लोगों को गिरफ्तार किया गया और करीब 4000 लोगों पर मुकदमा दर्ज किए गए। तमिलनाडु में एमडीएम के नेता वाइको को भी पोटा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। महज 2 साल के दौरान वाजपेयी सरकार ने 32 संगठनों पर पोटा के तहत पाबंदी लगाए। 2004 में जब यूपीए सरकार सत्ता में आई तब ये कानून निरस्त कर दिया गया। 8. संविधान समीक्षा आयोग का गठन। वाजपेयी सरकार ने संविधान में संशोधन की जरूरत पर विचार करने के लिए 1 फरवरी 2000 को संविधान समीक्षा के राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था। हालांकि ऐसे आयोग के गठन का विरोध विपक्षी दलों के अलावा तत्कालीन राष्ट्रपति आर.के. नारायणन ने भी किया था। 26 जनवरी 2000 को 50वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने संबोधन में आर.के. नारायणन ने संविधान समीक्षा की जरूरत पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जब संशोधन की व्यवस्था है ही तो भी फिर समीक्षा क्यों होनी चाहिए। लेकिन वाजपेयी सरकार ने आयोग का गठन किया और उसे 6 महीने का वक्त दिया गया। उस वक्त इस बात पर अंदेशा जताया गया था कि जिस संविधान को तैयार करने में 3 साल के करीब वक्त लगा, उसकी समीक्षा महज 6 महीने में कैसे हो पाएगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकटचलैया के अगुवाई वाले आयोग ने 249 सिफारिशें की थीं, लेकिन इस आयोग और उनकी सिफारिशों का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था, जिसके बाद वाजपेयी सरकार संविधान को संशोधित करने के काम को आगे नहीं बढ़ा पाए। 9. जातिवार जनगणना पर रोक। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के बनने से पहले एच.डी. देवेगौड़ा सरकार ने जातिवार जनगणना कराने को मंजूरी दे दी थी, जिसके चलते 2001 में जातिगत जनगणना होनी थी। मंडल कमीशन के प्रावधानों को लागू करने के बाद देश में पहली बार जनगणना 2001 में होनी थी। ऐसे मंडल कमीशन के प्रावधानों को ठीक ढंग से लागू किया जा रहा है या नहीं, इसे देखने के लिए जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग जोर पकड़ रही थी। न्यायिक प्रणाली की ओर से बार बार तथ्यात्मक आंकड़ों को जुटाने की बात कही जा रही थी ताकि कोई ठोस कार्य प्रणाली बनाई जा सके। तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल ने भी जातिगत जनगणना की मंजूरी दे दी थी, लेकिन वाजपेयी सरकार ने इस फैसले को पलट दिया, जिसके चलते जातिवार जनगणना नहीं हो पाए। इसको लेकर समाज का बहुजन तबका और उसके नेता वाजपेयी की आलोचना करते रहे हैं। उनके मुताबिक वाजपेयी के फैसले से आबादी के हिसाब से हक की मुहिम को धक्का पहुंचा। 10. राजधर्म का पालन। हर प्रधानमंत्री की तरह वाजपेयी के फैसलों को अच्छे और खराब की कसौटी पर कसा जाता रहा है। लेकिन गुजरात में 2002 में हुए दंगे के दौरान 1 सप्ताह तक उनकी चुप्पी को लेकर वाजपेयी की सबसे ज्यादा आलोचना होती है। गोधरा कांड 26 फरवरी 2002 से शुरू हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी का पहला बयान 3 मार्च 2002 को आया, जब उन्होंने कहा कि गोधरा से अहमदाबाद तक जिस तरह से लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है वो देश के माथे पर दाग है।
लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। करीब एक महीने बाद 4 अप्रैल 2002 को वाजपेयी अहमदाबाद गए और वहां वाजपेयी बोले भी तो केवल इतना ही कहा कि मोदी को राजधर्म का पालन करना चाहिए। हालांकि वे खुद राजधर्म का पालन क्यों नहीं कर पाए, ये सवाल उठता रहा और संभवतः ये बात वाजपेयी को भी सालती रही। उन्होंने बाद में कई मौक़ों पर यह जाहिर किया कि वे चाहते थे मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दें। लेकिन ना तो तब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा दिया और ना ही वाजपेयी राजधर्म का पालन करते हुए उन्हें हटा पाए। इसके बाद 2004 में एनडीटीवी के लिए राजदीप सरदेसाई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं को जलाया नहीं जाता तो गुजरात में भी दंगे नहीं होते। इतिहास वाजपेयी की तमाम खासियतों के साथ इस राजनीतिक चूक के लिए भी उन्हें हमेशा याद रखेगा। भारत के महान राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन कहानी। अटल बिहारी वाजपेयी एक महान राजनीतिक शख्सियत थे जिन्होंने भारतीय राजनीति में न सिर्फ अपने नाम का सिक्का चलाया बल्कि अपनी पार्टी को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। वाजपेयी जी ने बीजेपी पार्टी को अपनी योग्यता, काबिलियत और सूझबूझ के चलते एक नए मुकाम तक पहुंचाया। वहीं जब संसद में बीजेपी अपना अस्तित्व लगभग खो चुकी थी, उस दौरान वाजपेयी जी ने बिखर रही सरकार को फिर से खड़ा किया और दोबारा सरकार बनाई। राजनीति के इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। 50 सालों तक राजनीति में अपनी धाक जमाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे ज्यादा आदर्शवादी और प्रशंसनीय नेता थे। एक पार्टी बनाना, पार्टी को 2 से 200 तक के आंकड़े पर पहुंचाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में खुद की जमानत बचाने से लेकर बिखर रही सरकार को बचाना और जनता का समर्थन लेकर पार्टी को फिर से आसमान तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन वाजपेयी ने लोकतंत्र की ललाट पर अपने विजय की कहानी खुद लिखी है। तो आइए जानते हैं भारत के इस महान राजनेता के जीवन के बारे में जिन्होंने लोकतंत्र की ललाट पर अपने महाविजय की गाथा लिखी है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। नेम अटल बिहारी वाजपेयी। जन्म बर्थडे 25 दिसंबर 1924। पिता का नाम फादर नेम कृष्णा बिहारी वाजपेयी। माता का नाम मदर नेम कृष्णा देवी। पत्नी वाइफ नेम अविवाहित। बेटी डॉटर नमिता भट्टाचार्य। शिक्षा एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन। मृत्यु डेथ 16 अगस्त 2018 एज 93। सम्मान अवार्ड्स पद्म विभूषण, लोकमान्य तिलक अवार्ड, पंडित गोविंद वल्लभ पंत अवार्ड, बेस्ट सांसद अवार्ड, भारत रत्न। अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ। उनके पिता का नाम कृष्णा बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा देवी था। उनके पिता कृष्णा बिहारी वाजपेयी अपने गांव के महान कवि और एक स्कूल मास्टर थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्वालियर के 12 गोरखी के गोरखी ग्राम की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की थी। बाद में वे शिक्षा प्राप्त करने ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेज, अभी लक्ष्मी बाई कॉलेज गए और हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में डिस्टिंक्शन से पास हुए। उन्होंने कानपुर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एम.ए. में पूरा किया। इसके लिए उन्हें फर्स्ट क्लास डिग्री से भी सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक सफर। ग्वालियर के आर्य कुमार सभा से उन्होंने राजनीतिक काम करना शुरू किए। वे उस समय आर्य समाज की युवा शक्ति माने जाते थे और 1944 में वे उसके जनरल सेक्रेटरी भी बने। 1939 में एक स्वयंसेवक की तरह वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में शामिल हो गए और वह बाबा साहेब आप्टे से प्रभावित होकर उन्होंने 1940-44 के दरमियान आरएसएस प्रशिक्षण कैंप में प्रशिक्षण लिया और 1947 में आरएसएस के फुल टाइम वर्कर बन गए। विभाजन के बीज फैलने की वजह से उन्होंने लॉ की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और प्रचारक के रूप में उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा गया और जल्द ही वे दीनदयाल उपाध्याय के साथ राष्ट्रधर्म, हिंदी मासिक पंचन्य, हिंदी साप्ताहिक और दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे अखबारों के लिए काम करने लगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आज़ाद भारत की राजनीति का वो चमकता सितारा हैं जिन्होंने राजनीति के हर दौर को रोशन किया है। एक दौर था जब वाजपेयी बोला करते थे, तब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मुग्ध होकर सुना करते थे। एक दौर आया जब वाजपेयी भारत के विदेश मंत्री बने,
बीजेपी संसद में अपना अस्तित्व करीब करीब खो चुकी थी। तब वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी का झंडा देश के सिंहासन पर लहराया। कौन भूल सकता है, 13 दिनों की सरकार को बचाने की नाकाम कोशिशों के बावजूद भी वाजपेयी की जोरदार तरकीब। वहीं संसद की दीवारों में अटल की यादें आज भी ताज़ा हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के सिर्फ एक नेता ही नहीं हैं, वे भारतीय लोकतंत्र के सिर्फ एक प्रधानमंत्री भी नहीं है। अटल भारतीय शासन की सिर्फ शख्सियत नहीं है, बल्कि वो भारत के वो रत्न हैं जिन्होंने राजनीति के इतिहास में एक अमिट कहानी लिखी है। वाजपेयी एक विरासत हैं, एक ऐसी विरासत जिनके इर्द गिर्द भारतीय राजनीति का पूरा सिलसिला चलता है। और ये सिलसिला 1957 से शुरू हुआ, जब उन्होंने पहली बार भारतीय संसद में दस्तक दी थी। जब आज़ाद हिंदुस्तान के दूसरे आम चुनाव हुए, जब वाजपेयी भारतीय जनसंघ के टिकट से 3 जगह से खड़े हुए थे। मथुरा में जमानत जब्त हो गई, लखनऊ से भी वे हार गए, लेकिन बलरामपुर में उन्हें जनता ने अपना सांसद चुना। और यही उनके अगले 5 दशकों के संसदीय करियर की शुरुआत थी। आपको बताते चलें कि 1968 से 1973 तक वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे। मोरारजी देसाई के कैबिनेट में वे एक्सटर्नल अफेयर, बाहरी घटना, विवाद मंत्री भी रह चुके हैं। विपक्षी पार्टियों के अपने दूसरे साथियों की तरह उन्हें भी आपातकाल के दौरान जेल भेजा गया। 1977 में जनता पार्टी सरकार में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया और वो इसे अपने जीवन का अब तक का सबसे बेहतरीन पल बताते हैं। 1980 में वो बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे। 1980 से 1986 तक वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे और इस दौरान वो बीजेपी संसदीय दल के नेता भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अब तक 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। खासतौर से 1984 में जब वो ग्वालियर में कांग्रेस के माधवराव सिंधिया से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 1962 से 1967 और 1986 में वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1996 में देश में परिवर्तन की बयार चली और बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली और अटल जी ने पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। हालांकि उनकी यह सरकार महज 13 दिन ही चली, लेकिन 1998 के आम चुनावों में फिर वाजपेयी जी ने सहयोगी पार्टियों के साथ लोकसभा में अपने गठबंधन का बहुमत सिद्ध किया और इस तरह एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। अटल जी के इस कार्यकाल में भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। इन्होंने पाकिस्तान के साथ कश्मीर विवाद सुलझाने, आपसी व्यापार एवं भाईचारा बढ़ाने को लेकर कई प्रयास किए, लेकिन 13 महीने के कार्यकाल के बाद इनकी सरकार राजनीतिक षड्यंत्र के चलते महज एक वोट से अल्पमत में आ गई, जिसके बाद अटल बिहारी जी ने राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दिया और अपने भाषण में कहा कि जिस सरकार को बचाने के लिए असंवैधानिक कदम उठाने पड़े उसे वो चिमटे से छूना पसंद नहीं करेंगे। इसके बाद 1999 के आम चुनाव से पहले बतौर कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कारगिल में पाकिस्तान को उसके नापाक कारगुजारियों का करारा जवाब दिया और भारत कारगिल युद्ध में विजयी हुआ। कालांतर में आम चुनाव हुए और जनता के समर्थन से अटल जी ने सरकार बनाई। प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी क्षमता का बड़ा ही समर्थ परिचय दिया। अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तिगत जीवन। अटल बिहारी वाजपेयी मैरिज एंड फैमिली। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की, वे जीवन भर कुंवारे ही रहे। लेकिन वाजपेयी ने एक लड़की नमिता को गोद लिया। नमिता को भारतीय डांस और म्यूजिक में काफ़ी रुचि है। नमिता को प्रकृति से भी काफ़ी लगाव है। प्रभावशाली वक्ता और महान कवि के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी जी एक महान राजनेता तो थे ही, इसके साथ ही वे एक महान कवि और प्रभावशाली वक्ता भी थे, जिनके अंदर अपनी अद्भुत वाक शैली से दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता विद्यमान थी। भारतीय राजनीति पर अपनी अमिट छवि छोड़ने वाले अटल बिहारी जी 50 सालों की अपनी राजनीति में अक्सर अपनी कविता और व्यंग्य से सभी को आश्चर्यचकित करते रहते हैं। वाजपेयी जी ने कई कविताएं और रचनाएं भी लिखी हैं। उनकी रचनाएं पाठकों के मन में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। उनके आधार दिए गए भाषणों अटल बिहारी वाजपेयी स्पीच से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी काफ़ी प्रभावित थे। वे भी उनके भाषणों को मंत्रमुग्ध होकर सुना करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन।
भारत के महान राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 16 अगस्त साल 2018 में दिल्ली के एम्स अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली थी। उनकी मौत का कारण यूरिन, सीने और किडनी में भयंकर इन्फेक्शन का होना बताया जाता है। वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में काफ़ी बीमार रहने लगे थे। साल 2009 में वे ब्रेन स्ट्रोक का भी शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी